हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 100। विजय जी ने वहां रुकना जरूरी ना समझते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन गाड़ी निकालो, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। विजय जी वहां से चले गए। अर्जुन भी उनके पीछे चला आया। सोमी जीजू ने खांसने का नाटक किया तो अक्षत को एहसास हुआ। वह मीरा से दूर हटा और राधा से कहा, माँ घर चलते हैं। मीरा चलो आओ। राधा ने मीरा को अपने साथ ले जाते हुए कहा। अक्षत भी जीजू के साथ चल पड़ा। चलते चलते सोमी जीजू ने फुसफुसाते हुए अक्षत से कहा, थोड़ा बड़ों का लिहाज शर्म भी कर लिया करो साले साहब। सॉरी, मीरा को रोते देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने। अक्षत ने कहा, कोशिश करना उसकी आंखों में ये आंसू फिर ना आए। सोमी जीजू ने अक्षत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अक्षत ने सुना तो हामी में अपनी गर्दन हिला दी और सोमी जीजू के साथ बाहर चला आया। पापा, जीजू, आप और मां मेरी गाड़ी में चलिए, मीरा अक्षत के साथ आ जाएगी। अर्जुन ने कहा। थैंक्स भाई। अक्षत ने अर्जुन की तरफ देखकर मन ही मन कहा, हाँ ठीक है, लेकिन सीधे घर ही आना। कहते हुए विजय जी अक्षत की तरफ देखकर गाड़ी की तरफ बढ़ गए। राधा और सोमित भी गाड़ी में जा बैठी। अर्जुन अक्षत के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, जानता हूं तुम्हें मीरा से बहुत कुछ कहना है, इसलिए आराम से आना, हम सब तुम दोनों का घर पर इंतजार करेंगे। कहकर अर्जुन वहां से चला गया। अक्षत ने मीरा की तरफ देखा तो पाया मीरा उसे ही देख रही है। अक्षत ने हाथ आगे कर मीरा को गाड़ी की तरफ चलने को कहा। गाड़ी कुछ दूर खड़ी थी। अक्षत और मीरा उस तरफ बढ़ गए। चलते चलते अक्षत ने मीरा को देखा। उसके दिल में एक टीस उठी। आज उसने मीरा को हमेशा के लिए खो दिया होता। दोनों गाड़ी के पास पहुंचे। आज अक्षत ने मीरा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। मीरा गाड़ी के अंदर आ बैठी। अक्षत ड्राइवर सीट पर आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। छवि। माधवी जी की गुस्से से भरी आवाज छवि के कानों में पड़ी तो वह विक्की से दूर हटी। उसने देखा उसकी माँ और मामा वहां खड़े थे। छवि की आंखों में डर के भाव तैरने लगे। डर के मारे वह विक्की के पीछे आ खड़ी हुई। विक्की ने माधवी जी को वहां देखा तो कहा, देखिए आप छवि को। माधवी ने विक्की की बात पूरी भी नहीं होने दी और उसके सामने हाथ कर उसे रोक दिया। माधवी जी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उन्होंने छवि से कहा, छवि बाहर आओ। डरते डरते छवि माधवी जी के सामने आई। छवि की मांग में भरा सिंदूर देखकर माधवी जी ने जैसे ही छवि को मारने के लिए हाथ उठाया, विक्की ने उनका हाथ थामते हुए कहा, आप छवि पर हाथ नहीं उठा सकती। छवि अब मेरी पत्नी है और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इस शादी को नहीं मानती। छवि चलो यहां से। कहते हुए माधवी जी ने छवि का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गई। विक्की वहीं खड़ा छवि को जाते हुए देखता रहा। जैसे ही छवि ने पलटकर विक्की को देखा, विक्की ने चिल्लाकर कहा, मैं जल्दी ही उसे लेने आऊंगा। तब तक छवि आपके पास है और ये मेरा आपसे वादा है। विक्की की बात सुनकर माधवी जी के कदम ठिठके, लेकिन अगले ही पल वे छवि को लेकर वहां से चली गई। अपने घर के कमरे में चित्रा अपना सामान पैक कर रही थी। उसने लगभग घर का सब सामान पैक कर दिया था और वह अब अपने कपड़े पैक कर रही थी। चित्रा को ध्यान ही नहीं रहा कि काफी टाइम से सचिन दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। चित्रा ने कुछ सामान उठाते हुए दरवाजे की तरफ देखा तो सचिन को देखकर खुश होते हुए कहा, अरे सचिन, तुम यहाँ वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। सचिन हाथ में बॉक्स पकड़े अंदर चला आया और उसे टेबल पर रखते हुए कहा, माथुर सर ने बताया कि तुम कल से कोर्ट नहीं आओगी। तुम्हारा कुछ सामान सर के चैम्बर में रह गया था, सोचा जाने से पहले तुम्हें दे दूं, इसलिए चला आया। अच्छा किया, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ, चित्रा ने उठते हुए कहा। अरे नहीं, सर नहीं है तो मुझे वापस जाना होगा, सचिन ने कहा।
ठीक है, लेकिन कल तुम मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आ रहे हो ना? देखो, वैसे भी शहर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त तो है नहीं जिसे मैं ये कह सकूं, तो तुम आओगे ना? चित्रा ने सचिन की आंखों में देखते हुए कहा। सचिन ने देखा चित्रा की आंखों में चमक थी। वो आज भी कितनी जिंदा दिल लग रही थी, लेकिन सचिन बदल चुका था। उसने बुझी आंखों से चित्रा की तरफ देखकर उठते हुए कहा, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, कल सुबह 10 o'clock मैं इंतजार करूंगी, ठीक है? चित्रा ने सचिन के साथ कमरे से बाहर आते हुए कहा। चलता हूं, सचिन ने कहा। बाय, चित्रा ने कहा और सचिन वहां से चला गया। सचिन अभी कुछ ही दूर गया था कि चित्रा ने कहा, सचिन। सचिन पलटा। कुछ नहीं, अपना ख्याल रखना, चित्रा ने कहा। सचिन फीका सा मुस्कुरा दिया और वहां से चला गया। चित्रा भी मुस्कुराकर वहां से चली गई। गाड़ी में खामोशी फैली थी। अक्षत और मीरा दोनों ही खामोश थे। दोनों में से बात करे तो कौन करे और कहे तो क्या कहे। गाड़ी चलाते हुए अक्षत बीच बीच में मीरा को एक नजर देख लेता। मीरा का उदास चेहरा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। गाड़ी में फैली खामोशी को तोड़ने के लिए अक्षत ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। एक बहुत खूबसूरत गाना चलने लगा। गाड़ी चलाते हुए अक्षत ने कहा, मीरा, अपना सीट बेल्ट पहनो। हाँ, अक्षत की आवाज से मीरा की तंद्रा टूटी। उसने चौंक कर कहा, सीट बेल्ट, अक्षत ने कहा। मीरा सीट बेल्ट लगाने लगी, लेकिन लगा नहीं पा रही थी। अक्षत ने देखा तो उसने गाड़ी को साइड में रखा और मीरा का सीट बेल्ट लगाने लगा। ऐसा करते हुए वह मीरा के थोड़ा करीब आया और जैसे ही मीरा की आंखों में देखा, कुछ देर के लिए सब भूल गया। उसने मीरा के साथ जो बुरा बर्ताव किया था वो सब अक्षत की आंखों के सामने आने लगा। गाने के शब्द इस वक्त अक्षत की भावनाओं को बयां कर रहे थे। अक्षत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सीट बेल्ट लगाया और साइड हो गया। अक्षत की आंखों में नमी उतर आई, जिसे छुपाने के लिए उसने मुंह घुमा लिया। मीरा ने देखा तो उसकी आंखों में भी नमी तैर गई। उसने अक्षत के साथ जो किया वो किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने आने लगा। मीरा की आंखों में ठहरे आंसू गालों पर बह गए। मीरा ने अपना हाथ अक्षत के हाथ पर रख दिया। वही एहसास जो अक्सर मीरा के छूने से अक्षत को होता था, आज फिर हुआ। अक्षत की आंखों में ठहरे आंसू गालों पर लुढ़क आए। उसने भीगी आंखों से मीरा को देखा। मीरा का दिल चीरने के लिए ये पल काफी था। गाने के बोल एक बार फिर अक्षत की भावनाएं बयां कर रहे थे। अक्षत कुछ बोल नहीं पाया। उसने अपना दूसरा हाथ अपने और मीरा के हाथ पर रखकर थपथपा दिया। उसने मीरा के हाथ को अपने हाथ में लिया और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। रास्ते में अक्षत ने कुछ फूल खरीदे और उन्हें गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख लिया। मीरा समझ नहीं पाई कि ये किसके लिए था। अक्षत मीरा को घर ले जाने के बजाय उस जगह लेकर आया जहां अमायरा को दफनाया गया था। अक्षत ने फूल उठाए और मीरा के साथ गाड़ी से बाहर चला आया। मीरा खामोशी से अक्षत के साथ चल पड़ी। अक्षत मीरा को लेकर एक जगह आया और रुक गया। मीरा ने देखा वहां लगे पत्थरनुमा बोर्ड पर अमायरा का नाम लिखा था। मीरा को जैसे ही पता चला वह घुटनों के बल आ गिरी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अक्षत भी मीरा के बगल में घुटनों के बल आ बैठा और हाथ में थामे फूल मीरा की तरफ बढ़ा दिए। मीरा ने उन फूलों को अमायरा के नाम के सामने रख दिया और उस जगह को छूकर देखने लगी। अमायरा के जाने का दर्द मीरा आज भी नहीं भूल पाई थी। और जैसे ही मीरा को मोनालिसा की मां की याद आई, वह अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर रोने लगी। अक्षत ने मीरा को रोते देखा तो उसे अपने सीने से लगा लिया। अक्षत ने नम आंखों से अमायरा के नाम को देखा। अपनी बेटी से किया वादा आज अक्षत निभा चुका था। अक्षत ने मीरा को संभाला और कुछ देर वहां रुकने के बाद उसे लेकर घर के लिए निकल गया। मीरा और अक्षत दोनों के बीच जो गलतफहमियां थी
उन्हें दूर करने के लिए दोनों को एक दूसरे से ना माफी मांगने की जरूरत पड़ी, ना ही कुछ कहने की। उन दोनों की आंखों की नमी बता रही थी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। शाम होते होते अक्षत मीरा को लेकर घर पहुंचा। व्यास फैमिली के सभी लोग बेसब्री से अक्षत और मीरा का इंतजार कर रहे थे। अक्षत और मीरा जैसे ही दरवाजे पर आए, राधा ने उन्हें रोक दिया। तनु नजर उतारने की थाली ले आई। राधा ने दोनों की नजर उतारी और उसके बाद दोनों को अंदर आने को कहा। अक्षत आगे बढ़कर अंदर चला गया, लेकिन मीरा वहीं खड़ी रही। राधा ने देखा तो कहा, क्या हुआ मीरा, अंदर आओ। अक्षत ने देखा मीरा अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ी है तो उसे वह पल याद आ गया जब उसने मीरा का हाथ पकड़कर उसे इस घर से बाहर निकाला था। अक्षत अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसने राधा की तरफ देखकर कहा, माँ 1 मिनट। अक्षत वापस दहलीज लांघकर मीरा के पास आया और कहा, हो सके तो उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना मीरा। मीरा ने सुना तो उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। अक्षत ने उसका हाथ थामा और मीरा को लेकर घर के अंदर आया, वैसे ही जैसे उसने मीरा को घर से बाहर निकाला था। अक्षत मीरा को लेकर अंदर आया। मीरा सबसे मिली। अपनी गलतियों के लिए वह सबसे पहले ही माफी मांग चुकी थी और व्यास फैमिली में मीरा से किसी को शिकायत नहीं थी। निधि को वहां देखकर मीरा उसके पास चली आई। निधि ने मीरा को अपने सामने देखा तो कहा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना मीरा? हम तुमसे नाराज क्यों होंगे निधि? मीरा ने सहजता से कहा, बाकी सबकी तरह मैंने भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुम्हें मुझसे नाराज होने का पूरा हक है। निधि ने नम आंखों के साथ कहा, नहीं निधि, जो हुआ वो बस वक्त का फेर था। हम तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकते। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। निधि ने सुना तो मीरा के गले आ लगी और रो पड़ी। मीरा निधि का सर सहलाने लगी। निधि को रोते देखकर अक्षत उसके पास आया और उसके सर पर हाथ फेरा तो निधि ने भीगी आंखों से अक्षत को देखा। अक्षत ने अपने दोनों कान पकड़ लिए तो निधि ने उसे मारते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं आप। अक्षत ने निधि का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और सीने से लगा लिया। निधि ने भी सब भूलकर अक्षत को कसकर गले लगाया और रोने लगी, क्योंकि जिस दिन अक्षत ने मीरा को घर से निकाला था उस दिन के बाद से निधि ने कभी अक्षत से ना बात की, ना ही व्यास हाउस आई। अक्षत मीरा के बीच जो गलतफहमियां थी वो दूर हो चुकी थी और मीरा भी अपने घर वापस लौट आई थी। मीरा बीमार थी और उसे आराम की जरूरत थी, इसलिए राधा उसे लेकर अपने कमरे में चली गई। अक्षत भी पिछले कुछ दिनों से ना ठीक से सोया था ना आराम किया था, इसलिए वह सीधा अपने कमरे में चला आया। बाकी सब घर वाले हॉल में आ बैठे तो दादी माँ ने कहा, विजय, बच्चे घर में सही सलामत लौट आए हैं। कल का दिन बहुत अच्छा है, क्यों ना पूजा रखवा ले। बीते कुछ महीनों में घर में कोई शुभ काम भी नहीं हुआ। सभी बच्चों को आशीर्वाद भी मिल जाएगा और सब बुरे वक्त को भूलकर नई शुरुआत कर लेंगे। बात तो आप सही कह रही हैं माँ। अर्जुन, कल घर में पूजा रखवाने का बंदोबस्त करो, मैं पंडित जी से बात कर लेता हूं। विजय जी ने कहा और उठकर वहां से चले गए। दादू दादी को छोड़कर बाकी सब वहां से जा चुके थे। दादू ने दादी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो गया सुमित्रा जी, इस घर में खुशियां वापस लौट आई है। दादी माँ ने अपना सर दादू के कंधे पर रखते हुए कहा, हाँ, मुझे तो लगा था मेरे मरने के बाद। कैसी बातें करती हो, अभी तो हमें बहुत जीना है एक दूसरे के लिए। आज मन बहुत शांत है, दादू ने कहा और दादी का सर सहलाने लगे। इस उम्र में भी उनका प्यार कायम था। तो दोस्तों, आपकी प्यारी कहानी यही खत्म नहीं होती है। कहानी के कुछ पार्ट अभी बाकी है, तो बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। हाँ, ये मोहब्बत है। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।